नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। मैं आज आपके लिए हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं? तो इसका आंसर है द्रविड़ भाषा परिवार। भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा यानी 4 प्रमुख भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें से उत्तर भारत में भारोपीय भाषा परिवार होता है, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा समूह का उपयोग होता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाओं के लिए मुंडारी भाषा समूह है, जबकि पूर्वोत्तर में रहने वाले तिब्बती वर्मी और जनजातीय भाषाओं को चीनी तिब्बती के रूप में जानते हैं। भारत की लगभग 1/3 से भी ज़्यादा आबादी ऐसी है जो हिंदी आर्य भाषा परिवार की किसी न किसी भाषा का प्रयोग अवश्य करती है। अब हम यहाँ द्रविड़ भाषा परिवार की बात कर लें तो इस परिवार के सदस्य भाषाएं ज़्यादातर दक्षिण भारत में ही बोली जाती हैं। इसमें से सबसे प्रमुख या सबसे बड़ा सदस्य तमिल है, जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है। इसी तरीके से कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है? तो भाषा का मूल और प्रारंभिक रूप मौखिक रूप माना जाता है। जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं तो हम उसे भाषा कहते हैं। यानी कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बोलकर ही व्यक्त कर सकते हैं। भाषा को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था कही जाती है, क्योंकि जैसे ही नई नई ध्वनियाँ निकलती हैं उससे वर्ण बनते हैं। वर्णों के जुड़ने से शब्द, शब्दों के जुड़ने से पद और पदों के जुड़ने से पूरा वाक्य बन जाता है। भाषा शब्द को संस्कृत के भाष से लिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है बोलना। तो भाषा की शुरुआत ही मौखिक होती है, इसलिए भाषा के प्रारंभिक रूप को मौखिक रूप कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है। यद्यपि हम सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, अर्थात हमारा देश बहुभाषीय देश है, किंतु यहाँ लंबे समय से हिंदी और हिंदी से जुड़े हुए कुछ स्वरूपों का कुछ ज़्यादा ही उपयोग संपर्क की भाषा के रूप में किया जा रहा है। इसी प्रकार संविधान की बहुत ही लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया था और इसी के आगे ही अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा की संबंध में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और इसी की स्मृति में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से माना गया है। सबसे पहले हम आर्य भाषाओं की बात करते हैं। आर्य भाषाएं यानी जब आर्य हमारे भारत में आए होंगे उस काल से जो भाषा शुरू हुई उसे भारतीय आर्य भाषा कहा गया है। आर्य कब हमारे भारत में आए इसका कोई निश्चित परिणाम तो नहीं है, किंतु उस हिसाब से ही आर्य भाषा का विकास हुआ है। आर्य भाषा की अगर हम भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं तो वो स्वयं ही 3 भागों में बटी है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है, जबकि मध्यकालीन के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आता है और अपभ्रंश के बाद ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा शुरू हो जाती है, जो आज तक चल रही है। अब यहाँ अपभ्रंश की बात की जाए तो अपभ्रंश में जितने भी उत्तर भारत में बोली जाने वाली अपभ्रंश सबसे ज़्यादा है और इसमें जो भी साहित्य हैं जीवंत, ये उसकी भाषा मानी गई है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अपभ्रंश को ही भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मध्यकाल में
पाली, फिर प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश के जस्ट बाद ही आधुनिक भाषा का उद्गम शुरू हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि जो अपभ्रंश है वो प्राकृत और आधुनिक भाषा के बीच की एक कड़ी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से माना जाता है। खड़ी यानी खरी अर्थात शुद्ध, जिसे हम ठेठ हिंदी भी बोलते हैं। खड़ी बोली वह भाषा हो गई जिससे मानक हिंदी का स्वरूप बना है। अगर हम भारत भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो आदर्श हिंदी, उर्दू या हिंदुस्तानी हैं, ये सभी, इन सभी का आधारभूत जो स्वरूप है वो खड़ी बोली से ही आया है। खड़ी बोली हिंदी का एक ऐसा स्वरूप कहला गया जिसमें जब संस्कृत के शब्द मिले तो उससे वर्तमान हिंदी बनी, जबकि जब फारसी और अरबी के शब्दों में खड़ी बोली का समागम हुआ तो उससे उर्दू भाषा की सृष्टि हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य की भाषा संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई है? कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई है? तो ये ब्रज भाषा में है। हम सभी ने देखा होगा कि जो कृष्ण से संबंधित जितने भी काव्य हैं अधिकतर ब्रज भाषा में ही व्यक्त किए गए हैं। तो ब्रज भाषा एक धार्मिक भाषा है जो कि ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा बात करें तो ये हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में बोली जाती है। जैसे कि सारी भाषाएं संस्कृत से जन्मी है, उसी प्रकार से ब्रज भाषा भी संस्कृत से ही जन्मी है। इसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य बनाए गए हैं, यानी जितने भी बहुत से साहित्यिक ग्रंथ हैं जो इसी भाषा में ही लिखे गए हैं। भक्ति काल में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है। ब्रज भाषा में शुरू में जितने भी काव्य रचनाएं हुए हैं और जो भी रचनाकार हैं जैसे सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद बिहारी, इन सभी ने ब्रज भाषा का उपयोग करके ही अपनी काव्य रचनाएं की हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो हिंदी के अतिरिक्त मराठी भाषा भी लिखी जाती है। देवनागरी जो हम भारतीय बोल रहे हैं, यानी देवनागरी ऐसी भारतीय लिपि हो गई जिसमें बहुत सी भारतीय भाषाएं और कुछ विदेशी भाषाएं भी लिखी जाती हैं। इसे जनरली बाएं से दाएं की ओर ही लिखा जाता है। देवनागरी का अगर हम विकास देखें तो वो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी का विकास हुआ है। जैसे कि अभी हमने देखा कि मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है, उसी प्रकार से संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी जैसी कई भाषाएं हैं जिसे देवनागरी में लिखा जा सकता है। भारतीय भाषाओं के किसी भी शब्द या ध्वनि को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जाता है, अर्थात जिस तरीके से हम देवनागरी बोलते हैं, जो हम बोलते हैं उसकी लिखावट भी वैसी ही होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो इसका श्रेय ब्राह्मी लिपि को जाता है। अधिकतर भारतीय भाषाएं जो हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई हैं। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। इसके उदाहरण हमें अशोक के शिलालेखों में ज़्यादातर मिलते हैं। ये भी बाएं से दाएं की तरफ ही लिखी जाती है। अशोक के बहुत से शिलालेख ऐसे हैं जिसमें ब्राह्मी लिपि का ही उपयोग किया गया है। अगर हम कुछ नए अनुसंधानों के हिसाब से देखें तो ये 6वीं शताब्दी से ही लिखी जाने लगी थी। हाँ, चूँकि अशोक के स्तंभों में इसे ब्राह्मी नहीं कहा गया है, अशोक के स्तंभों में इसे धम्म लिपि कहा गया है। लेकिन अगर हम बौद्ध, जैन या ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों की बात करते हैं तो वहाँ पर इसे ब्राह्मी लिपि का नाम ही दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि किसे माना गया है? तो लिपि के विकास क्रम में चित्र लिपि को पहली लिपि माना गया है। चित्र लिपि अर्थात चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करना। चित्रलिपि ऐसी लिपि हो जाती है जहाँ पर ध्वनि प्रकट करने के लिए अक्षरमाला की बजाय हमें कुछ चित्रों की आवश्यकता पड़ती है। भावपूर्ण चित्रों की आवश्यकता पड़ती है। भावपूर्ण चित्र जो चिन्ह के रूप में होते हैं, जो किसी न किसी विचार या अवधारणा को व्यक्त करते हैं। कुछ भाव चित्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर कोई भी अपरिचित व्यक्ति पहचान सकता है, लेकिन इसी के विपरीत कुछ चिन्ह ऐसे भी होते हैं जिसे केवल वही व्यक्ति पहचान सकता है जो उस चित्र से परिचित हो। जैसे हम उदाहरण के लिए ओम चिन्ह ले सकते हैं जो ईश्वर या धर्म की अवधारणा व्यक्त करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि कृत रामायण
एवं व्यासकृत महाभारत किस भाषा में लिखी गई है? तो वाल्मीकि कृत रामायण और व्यासकृत महाभारत दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगर हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की कथा है, जिसमें राजा राम का जीवन चरित्र बताया गया है। इसे कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ये संस्कृत का एक बहुत ही अनुपम महाकाव्य है। इसे आदि काव्य भी कहते हैं और इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। हम महाभारत की बात करें तो महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इसे कभी कभी सिर्फ भारत के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे लंबा ये साहित्यिक महाकाव्य है, जो कि हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में पंचम वेद भी कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कुछ उपदेश दिए हैं, जो कि हिंदी धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के रूप में इस महाभारत में सन्निहित है। तो महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की है। अब हम आते हैं संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा हम सभी को पता है सबसे प्राचीनतम बोली जाने वाली भाषा है, जिसे देववाणी और स्वर भारती भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा से ही अभी तक की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी का उद्गम हुआ है। संस्कृत भाषा हिंदी आर्य भाषा का एक समूह है, जो कि यूरोपीय भाषा परिवार की शाखा मानी जाती है। इस संस्कृत से ही हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली जैसी कई भाषाओं का विकास हुआ है। ये वैदिक संदर्भ में भी बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि हमारे वैदिक और धार्मिक ग्रंथ सबसे ज़्यादा संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो आज हमारे हिंदी के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।